नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों, आज हम लोग डेली करंट अफेयर में चर्चा करेंगे 3 फरवरी 2021 के विभिन्न समाचार पत्रों में से, जो कि आपके आगामी परीक्षा CHSL, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, CPOSI, दिल्ली पुलिस, इंटेलिजेंस ब्यूरो, NTPC एंड अदर स्टेट सर्विसेज एग्जाम, इन सभी परीक्षाओं के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय मामलों में पहली खबर है, वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू इनॉग्रेट नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल आदि महोत्सव। इसका नाम क्या रखा गया है दोस्तों? आदि महोत्सव इन दिल्ली। तो यानी दिल्ली में शुरू किया गया है यह 15 दिवसीय महोत्सव। और इसका उद्घाटन किसने किया? तो सबसे पहले भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? श्री M वेंकैया नायडू हैं। तो इन्होंने इसका उद्घाटन किया 1 फरवरी 2021 को दिल्ली के INA दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव का इन्होंने उद्घाटन किया। दोस्तों, यह उद्घाटन 1 से 15 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है। इस महोत्सव का आयोजन दिल्ली हाट में किया जा रहा है। इसमें आदिवासी कला, शिल्प, चिकित्सा, भोजन और लोक कला प्रदर्शन शामिल है। इस समारोह में देश के 20 राज्यों के हजारों आदिवासी कारीगर व कलाकार द्वारा भाग लिया जाएगा। इस दौरान आदिवासी समुदाय अपनी समृद्धि पारंपरिक संस्कृति की झलक प्रदान करेंगे। इस महोत्सव का आयोजन जनजातीय मामले मंत्रालय द्वारा, यह भी एक प्रश्न बन सकता है कि किस मंत्रालय के द्वारा? आदिवासी जनजातीय मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। मंत्रालय के तहत ट्राइफेड, यहाँ पर देखिए दिया गया है ट्राइफेड, TRIFED, ध्यान रखेंगे ट्राइफेड। तो ट्राइफेड आदिवासी लोगों के जीवन और परंपराओं के संरक्षण के अलावा आदिवासी लोगों की आय आजीविका में सुधार करने के लिए कार्य कर रहा है। तो आदि महोत्सव 1 फरवरी को इसका उद्घाटन किया गया है जैसा कि, और यह पहल कब से की जा रही है? 2017 से यह पहल चल रही है। तो ये 2-3 पॉइंट इसमें से निकल कर आ रहे हैं दोस्तों। और इसमें हजारों आदिवासी कारीगर 20 से अधिक राज्यों, ये पॉइंट हमने बताया ही। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसका जो थीम है ये भी याद रखिएगा, इस उत्सव का थीम है सेलिब्रेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ ट्राइबल कल्चर, क्यूसाइन एंड कॉमर्स। तो यह जो है इसका इस बार का थीम है। दोस्तों, यहीं पर थोड़ा सा ट्राइफेड के बारे में जान लीजिए कि यह एक राष्ट्रीय स्तर की सहकारी संस्था है जो जनजातीय मामलों के मंत्रालय के प्रशासकीय नियंत्रण में काम करती है। इसकी स्थापना 1984 में की गई थी सहकारी अधिनियम के तहत। यह आदिवासी कला और शिल्प की वस्तुओं को अपने खुदरा आउटलेट ट्राइब्स इंडिया के माध्यम से खरीदकर आदिवासी समुदाय को सशक्त बनाने में कार्यरत है। और इसका हेडक्वार्टर भी दोस्तों ट्राइफेड का कहाँ है? दिल्ली में है। ध्यान रखेंगे। तो यह आदिवासियों के लिए, आदिवासियों का मतलब जनजातियां यानी शेड्यूल्ड ट्राइब। जैसे भारत में अलग अलग वर्गों में बांटा गया है, सामान्य, जनरल, OBC, SC, ST। यानी जो ST है समुदाय, जिसे शेड्यूल्ड ट्राइब कहते हैं, इसे आदिवासी भी कहा जाता है, वनवासी कहा जाता है, जंगलों में रहती हैं। तो अभी इनका सामाजिक उत्थान नहीं हो पाया है। तो इस तरह से सरकार इस तरह का महोत्सव करके इन लोगों के उत्थान की बात करती है। इसी तरह से हमारे संविधान में अनुसूची 5 और 6 में इन्हीं के बारे में प्रावधान किया गया है। दोस्तों, भारत की कुल जनसंख्या में आदिवासियों का जो परसेंटेज है 8.6% है। दोस्तों, भारत में जैसे जनसंख्या के आधार पर सबसे अधिक जो आदिवासी पाए जाते हैं वह मध्य प्रदेश में है। इसी तरह से परसेंटेज वाइज बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा मिजोरम में है। अगर केंद्र शासित प्रदेशों को भी जोड़ दिया जाए तो लक्षद्वीप में है, याद रखिएगा। लक्षद्वीप में 94.8% है, जबकि मिजोरम में 94.4% जनजाति हैं। अब जनजातियों में जैसे आप बात करें, इस तरह से भी आ जाता है मिलान करने को, जैसे जम्मू कश्मीर, जो लद्दाख क्षेत्र अब अलग हो गया है, गद्दी बकरवाल। हिमाचल प्रदेश में भी गद्दी आ जाते हैं, किन्नौर है वहाँ पर, याद रखिएगा, गुर्जर है। इसी तरह से उत्तराखंड में थारू, भोक्सा, भोटिया, जौनसारी, माहीगीर, बनरावत, राजी, ये सब जनजातियां पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश में जैसे गोंड है, बैगा है, अबुझमारिया है, कोल है, भिल है। राजस्थान
राजस्थान में जैसे अगहरिया है, सहरिया है, कालबेलिया है, मीणा जनजाति है। इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए तो अरुणाचल प्रदेश में है आप डाफला, मिरी, अबोर, मिशमी, आपातानी। इसी तरह से नागालैंड में कोन्याक है, हेड हंटर्स है, हाँ याद रख, सेंगतेम है, सू है, अंगामी है। यह सब जनजातियां हमारे देश में पाई जाती हैं और यह हमारे देश की धरोहर हैं। यह इन पे इस तरह कला, संस्कृति और यहाँ के बारे में विश्व से लोग आते हैं, इनके बारे में अध्ययन करते हैं। इसी तरह से अंडमान निकोबार में जारवा, सोमपेन, सैंटिल, ओंगे, बोमा जैसी जनजातियां पाई जाती हैं दोस्तों। दक्षिण भारत में बात की जाए, टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है। इसी तरह से केरल में इरुला, कुरुम्बा, मालाबार, मोपला, ये सब जनजातियां पाई जाती हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में चेंचू जनजाति पाई जाती है। तो इस तरह से इन सब यानी 20 राज्यों की जनजातीय समूह यहाँ पर इस मेले में इकट्ठे हो रहे हैं, इस महोत्सव में। तो याद रखेंगे दोस्तों। अब बढ़ते हैं, दूसरी महत्वपूर्ण खबर है, इंडिया गेट्स इट्स फर्स्ट सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन। दोस्तों कल हम लोगों ने चर्चा की थी 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। याद है 1971 में ईरान के रामसर में यह कन्वेंशन हुआ था। तो इस तरह से जो वेटलैंड क्या होते हैं यह भी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। पहले इस खबर को देख लीजिए। तो वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन के लिए एक समर्पित केंद्र, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक संस्था चेन्नई के नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट में स्थापित किया गया है। तो दोस्तों इस तरह से अगर बात की जाए तो भारत में वर्तमान में 42 वेटलैंड हैं, यानी 42 वेटलैंड हैं। आर्द्र भूमि जिसे कहते हैं, नम भूमि कहा जाता है। वेटलैंड का अर्थ क्या है? नमी या दलदली क्षेत्र, भूमि क्षेत्र को नम भूमि कहा जाता है। बहुत सी जगह पर साल भर जमीन जो है पानी से भरी रहती है, यानी करीब 8 महीने 9 महीने तक। तो नम भूमि की मिट्टी झील, नदी व तालाब के किनारे का हिस्सा होती है। तो वेटलैंड के कई लाभ हैं। भारत में नम भूमि ठंडे और शुष्क इलाकों से लेकर मध्य भारत के कटिबंधीय मानसूनी इलाकों और दक्षिण के नमी वाले इलाकों तक फैली हैं। अब बात की जाए जैसे लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में है। मणिपुर में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। इस तरह से जो सबसे 42वीं जो हुई है लद्दाख की, सोकर बताया था कल ही। इसी तरह से यूपी में कीथम, सुर सरोवर, कबरताल, बिहार की पहली आसन कंजर्वेशन, उत्तराखंड में पहला ये हुआ। इसी तरह से नांगल, चिल्का उड़ीसा में है, भोज है, पोंग बांध झील है हिमाचल प्रदेश में, दीपोर बील है असम में है, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में है। तो यह सब हमारे देश के वेटलैंड हैं दोस्तों। तो नम भूमि के फायदे क्या होते हैं? जलीय जीवों के लिए अहम है। यह जो है पोल्यूशन से हमको प्रोटेक्ट करता है, प्रदूषण से बचाता है, जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों से भी बचाएगा, तूफान, बाढ़ से रक्षा। तो इस तरह से इसके संरक्षण के प्रयास विश्व स्तर पर किए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र नम भूमि के संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाता है। झीलों तथा नम भूमि के संरक्षण के लिए सबसे पहले 1984 में जागरूकता सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसके बाद 2 वर्षों के अंतराल में विश्व के विभिन्न भागों में लगातार इसके सम्मेलन हो रहे हैं और यह वैज्ञानिक सोच के साथ विकासशील देशों को झीलों तथा नम भूमि के रख रखाव के उपाय भी सुझाते हैं। तो यह जो है यह वेटलैंड के बारे में आशा करता हूं समझ गए होंगे। और 163 देशों में नम भूमि संरक्षण की संधि पर किए गए हैं हस्ताक्षर। 84% जलीय जीव कम हो चुके हैं 1970 से अब तक की बात की जाए। 40% जीवों का जीवन साफ पानी पर निर्भर है विश्व में। तो इसलिए यह वेटलैंड को बचाना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए इनको यह संरक्षित किया जाता है घोषित करके। यह ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो यह जो है इसमें बात की गई है, तो यह पॉइंट है, तो यह ध्यान रखेंगे। विश्व वेटलैंड दिवस के अवसर पर किया गया। जलवायु पर्यावरण राज्य मंत्री कौन है? बाबुल सुप्रियो हैं, इनका भी नाम याद रखिएगा। और यह पॉइंट दिया गया है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मामलों में। वैक्सीन मैसेंजर इंडिया सेंट वैक्सीन टू यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। दोस्तों हमारा देश मेड इन इंडिया
का जो मोहर लग के जा रहा है, इससे हमको बहुत फक्र होता है अपने देश पर। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। दुनिया के कई मुल्कों में वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है। भारत अपने यहाँ तैयार स्वदेशी वैक्सीन को दुनिया के अलग अलग देशों में पहुंचा रहा है। सबसे पहले भारत अपना फर्स्ट नेबरहुड पॉलिसी के तहत अपने पड़ोसी देशों को, यानी बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, इन सब को वह मुहैया करा रहा है। सबसे पहले भूटान भेजा था, मालदीव भेजा, श्रीलंका, अब इसके बाद खाड़ी देशों में शुरू किया है। यूनाइटेड अरब अमीरात को मेड इन इंडिया वैक्सीन की खेप दी गई है। तो नेबरहुड पॉलिसी के तहत श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश जैसे पड़ोसी मुल्कों को वैक्सीन की खेप पहुंचाई जा चुकी है और इस तरह से भारत विश्व लीडर के रूप में उभर रहा है। इस वैक्सीन डिप्लोमेसी भी कह सकते हैं दोस्तों। जिस तरह से भारत विश्व के देशों की मदद कर रहा है, पड़ोसी देशों के साथ साथ जैसे ब्राजील में भेज रहा है, साउथ अफ्रीका से मांग की जा रही, इवन अमेरिका तक से बात चल रही है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि भारत इस कोरोना नामक इस आपदा में बेहतरीन अवसर के रूप में विश्व के लिए आज वह खड़ा है। तो ऐसे में हमारे देश के विदेश मंत्री ने ट्वीट कर कहा, मेड इन इंडिया वैक्सीन दुबई पहुंच गई है। एक खास दोस्त, खास रिश्ता। तो यूनाइटेड अमीरात के लिए हमारे देश से काफी अच्छे संबंध हैं दोस्तों। और यह इस तरह से देश के स्वास्थ्य और रोकथाम मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 34.4 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। रविवार को यूनाइटेड अरब अमीरात में कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन सबसे अधिक लोगों को लगाई गई। इस दिन 2,20,000 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और थोड़ा सा यूनाइटेड अरब अमीरात के बारे में जान लेते हैं। ये देख रहे हैं ना, पर्शियन गल्फ, अरेबियन गल्फ का भाग है, पर्शियन पारस की खाड़ी, और इधर गल्फ ऑफ ओमान है। पहले भी कई बार, चूंकि यह स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, जिसे हार्मुज जल संधि कहते हैं। ईरान और ओमान को अलग करती है, जोड़ती किसको है? फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। तो यूनाइटेड अरब अमीरात देख रहे हैं, इसकी कैपिटल अबू धाबी है दोस्तों। यहाँ पर जैसे शारजहाँ भी है, रासल खैमना है, ये सब शहर हैं। 7 शहरों की सिटी इसे कहा जाता है दोस्तों। और इसका सबसे बड़ा शहर दुबई है। ये ओमान देखिए स्पर्श कर रहा है, इसकी राजधानी मस्कट है। सऊदी अरब भी इसको स्पर्श कर रहा है। और यहाँ के राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नहयान हैं, यहाँ के राजकुमार भी हैं। प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद हैं। और यहाँ की मुद्रा है यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई दिरहम। और हमारे बहुत सारे भारतीय यहाँ पर कार्य करने जाते हैं। यही कारण है कि यूनाइटेड अरब अमीरात और भारत के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों समाचारों में। विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व में इंडियन ओरिजिन भाव्या लाल अपॉइंटेड एज एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ नासा। दोस्तों नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, भारतीय अमेरिकी भाव्या लाल को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के नए कार्यवाहक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। डॉक्टर लाल नासा में बजट और वित्त के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में भी काम करेंगी। और दोस्तों इससे पहले लाल ने एजेंसी के लिए बाइडेन प्रेसिडेंशियल ट्रांजिशन एजेंसी रिव्यू टीम के सदस्य के रूप में कार्य किया और राष्ट्रपति जोसेफ बाइडेन के प्रशासन के तहत एजेंसी के संक्रमण का निरीक्षण भी किया। यह इनका पिक्चर है, ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों। अक्षय सिंह बिकम्स एमडी एंड सीईओ ऑफ पेट्रोनेट एलएनजी, ये इनका पिक्चर है दोस्तों। अक्षय कुमार सिंह सोमवार को पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यकारी निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। उन्हें 1 फरवरी से 5 साल की अवधि के लिए पद पर नियुक्त किया गया है। तो पेट्रोनेट एलएनजी के एमडी और सीईओ के रूप में कार्यभार संभालने से पहले वह इंडियन ऑयल में निदेशक के रूप में सेवारत थे। तो सिंह ने पेट्रोनेट एलएनजी के निदेशक विनोद कुमार मिश्रा, इससे पहले कौन थे? विनोद कुमार मिश्रा, उनकी जगह पर लेंगे, जो पूर्व सीएमडी प्रभात सिंह के कार्यकाल के बाद सीएमडी के पद पर अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। दोस्तों थोड़ा सा पेट्रोनेट एलएनजी के बारे में जान लीजिए। तो यह जो है 4 तेल गैस महारत्न कंपनियां यानी ओएनजीसी, जिसे
तेल एंड प्राकृतिक गैस निगम कहते हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड कहेंगे, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL, और गेल GAIL गैस अथॉरिटी लिमिटेड इंडिया, और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL। तो पेट्रोनेट LND लिमिटेड से PLL से इक्विटी भागीदार के साथ 2 अप्रैल 1998 को संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में गठित किया गया। इसने गुजरात के दाहेज में देश का पहला LNG प्राप्त करने और पुनर्विकास टर्मिनल स्थापित किया था। वर्तमान में 17.5 MMTPA की नाम मात्र क्षमता और कोच्चि केरल में 5 MMTPA की नाम मात्र क्षमता वाला एक और टर्मिनल है। तो इसके बारे में भी जानते रहिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों बैंकिंग और वित्त संबंधी समाचारों में। फोर्ड ज्वाइन हैंड विथ गूगल टू ऑफर क्लाउड बेस्ड डाटा सर्विसेज। दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित फोर्ड मोटर कार कंपनी, सुना होगा दोस्तों, ने सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और क्लाउड कंप्यूटिंग में सहयोग करने, नई उपभोक्ता सेवाओं को विकसित करने और आंतरिक संचालन को आधुनिक बनाने के लिए अल्फाबेट इंक के गूगल के साथ हाथ मिलाया है। तो दोस्तों यह जो है डियरबॉर्न मिशिगन स्थित ऑटो मेकर ने टेक दिग्गज के साथ 6 साल की साझेदारी, यानी ये कितने साल का पैक्ट हुआ है, 6 साल का, जिसके तहत 2023 में शुरू होने वाले फोर्ड और लिंकन वाहनों में गूगल के एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को शामिल किया जाएगा। दोस्तों फोर्ड के ग्राहकों को इसके मैप और वॉयस तकनीक सहित अंतर्निहित गूगल एप्स में मिलेंगे। दोस्तों ऑटोमेकर वाहन विकास, आपूर्ति श्रृंखला और विनिर्माण कार्यों की दक्षता में सुधार के लिए गूगल ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इसमें जो है इसका प्रयोग कर रही है, यह ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं PNB, पंजाब नेशनल बैंक, सुना होगा दोस्तों इस बैंक का नाम। रिस्ट्रिक्ट विथड्रॉ ऑफ मनी फ्रॉम नॉन EMV ATMs फ्रॉम फरवरी 1 यानी 1 फरवरी से। दोस्तों राज्य के स्वामित्व वाली पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों को पैसे के लेन देन से संबंधित धोखाधड़ी की जांच करने के प्रयास में 1 फरवरी 2021 से गैर EMV स्वचालित टेलर मशीन, जिसे ATM कहते हैं, याद रखना ATM का फुल फॉर्म भी कभी कभी आ जाता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, से पैसे निकालने से प्रतिबंधित करने का फैसला किया है। इसे दूर करने के लिए PNB नकदी निकालने के लिए OTP, वन टाइम पासवर्ड आधारित प्रणाली शुरू करेगा। तो दोस्तों गैर EMV ATM वे हैं जो चुंबकीय स्ट्रिप के माध्यम से डेटा पढ़ते हैं, यानी नॉन EMV ATMs आर दोज विच रीड्स डाटा थ्रू मैग्नेटिक स्ट्रिप एंड डू नॉट होल्ड द ATM कार्ड ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन। तो ये भी खबर महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब बढ़ते हैं पुस्तकें और पुरस्कारों में। ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 बिकम्स आत्मनिर्भर। दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आत्मनिर्भर भारत आजकल हम लोग समाचारों में देखते हैं, रोज किसी न किसी खबर में इसकी चर्चा करते हैं। तो कोरोना वायरस महामारी के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री ने बार बार आत्मनिर्भर शब्द पर जोर दिया। अब इस शब्द को ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस ने अपने हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के रूप में चुना है, और यह शब्द भाषा विशेषज्ञों कृतिका अग्रवाल, पूनम निगम सहाय और इमोगन फॉक्सेल के एक सलाहकार पैनल ने चुना है। तो दोस्तों ऑक्सफोर्ड वर्ड हिंदी ऑफ द ईयर क्या है? तो यह शब्द एक शब्द या अभिव्यक्ति है जो पिछले साल के लोकाचार यानी ज़्यादा से ज़्यादा इस शब्द का प्रयोग किया गया हो, तो इसी को जो है ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना जाता है। इससे पहले जैसे 2017 में आधार, 2018 में नारी शक्ति और 2019 में संविधान को ऑक्सफोर्ड ने हिंदी भाषा का शब्द चुना था। तो ये भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट है दलाई लामा पेन्स न्यू बुक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। दोस्तों तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा की अपनी नई पुस्तक है द लिटिल बुक ऑफ इनकॉरमेंट। ये ध्यान रखेंगे, इनकरेजमेंट, ये ध्यान इसको ठीक कर लीजिएगा, इनकरेजमेंट यहाँ पर होगा, इनकरेजमेंट, यह जो है इसको ठीक कर लीजिएगा, सॉरी। तो यह शीर्षक के साथ आए हैं। इसमें उन्होंने मानवीय खुशियों को बढ़ावा देने के लिए ज्ञान के उदाहरण और शब्द साझा किए हैं। तो यह दलाई लामा का नाम तो आपने सुना ही होगा दोस्तों, बहुत बड़े आध्यात्मिक गुरु, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और
इनका जो है याद रखेंगे कि इस पुस्तक को रेणुका सिंह द्वारा संपादित किया गया है और पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो यह याद रखना है किसकी पुस्तक है। अब बढ़ते हैं खेल समाचारों में। फॉर्मर पेसर मर्व ह्यूजेस इंडक्टेड इनटू ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट हॉल ऑफ फेम। दोस्तों, पूर्व दाएं हाथ के तेज गेंदबाज मर्व ह्यूजेस को ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। इनका पिक्चर है। दोस्तों, 59 वर्षीय 1985 से 1994 तक कैरियर में ऑस्ट्रेलिया के लिए 53 टेस्ट मैच, 33 वनडे मैच, इस दौरान उन्होंने 212 टेस्ट विकेट एंड 38 वनडे विकेट हासिल किए थे। तो ये नाम याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं। न्यूजीलैंड बिकेम द फर्स्ट टीम टू रीच द फाइनल ऑफ द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021। दोस्तों, कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका के दौरे को स्थगित कर दिया और यह बहुत ही गलत कदम था। हो सकता है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से उसको हाथ धोना पड़ जाए। यानी चूंकि अब देखिए भारत सबसे ज्यादा अंकों के साथ प्रथम स्थान पर है और न्यूजीलैंड सीधे फाइनल में अपनी जगह बना चुका है। तो इसका फायदा सीधे सीधे न्यूजीलैंड को मिल गया। तो इस तरह से न्यूजीलैंड की टीम अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल 2021 में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है, जो कि 18 जून को लॉर्ड्स के मैदान पर, कहाँ है, इंग्लैंड में है, ये मैदान के नाम भी याद रखा करिए, खेला जाना है। तो दक्षिण अफ्रीका के साथ सीरीज स्थगित होने से क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए अब टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने की राह मुश्किल हो गई। यानी भाग्य भरोसे ही है। अगर ये जो आगामी अभी शुरू हो रही है प्रतियोगिता भारत और इंग्लैंड के बीच जो टेस्ट सीरीज है, अगर भारत 1-0 से जीतता है तब तो ऑस्ट्रेलिया का रास्ता साफ है। लेकिन याद रखें, अगर भारत जो है इस तरह से, अब इसमें देखिए इंग्लैंड भी है, इंग्लैंड भी लाइन में है। इंग्लैंड की टीम अगर भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भारत को 3-0, 3-1 या 4-0 से हराने में सफल रहती है तो चैंपियनशिप के फाइनल में न्यूजीलैंड से इंग्लैंड भिड़ेगा। अब यदि जो है भारतीय टीम इंग्लैंड को 2-0, 2-1, 3-0, 3-1 या 4-0 से हराने में सफल रही तो 18 जून को न्यूजीलैंड के साथ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेगी। यानी अब पूरी तरह से भारत के ऊपर निर्भर है कि भारत का कैसा प्रदर्शन रहता है इंग्लैंड के खिलाफ। अभी 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला है, तो 1-0 से नहीं, कम से कम भारत को 2-0, 2-1 या 3-0 जो भी है, तो मतलब 1 से ऊपर जीतना पड़ेगा दोस्तों। तो इस तरह से तभी वह जो है फाइनल में पहुंचेगा। तो यह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पॉइंट टेबल में बात की जाए तो भारत 430 अंकों के साथ पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे न्यूजीलैंड की टीम है जिसके पास 420 पॉइंट हैं, तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया जिसके पास 332 अंक हैं और चौथे नंबर पर इंग्लैंड की टीम है जिसके पास 412 पॉइंट हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के लिए राह कठिन दिख रही है, क्योंकि भारत अपने घरेलू मैदान में इतना तो है कि 4-0 से नहीं हारेगा। तो यह पिछला अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो भारत घरेलू मैदान पर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करता है। तो ऐसे में भारत के लिए रास्ता साफ है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 के लिए। अब बढ़ते हैं दोस्तों, लेट अस टॉक अबाउट सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट में आज हम चर्चा करेंगे भारत के। कल हम लोगों ने देखिए गवर्नर जनरल, वाइसराय, इन सब की चर्चा कर दी थी। अब एक एक करके हम बात करेंगे। जैसे याद रखिएगा क्या बताया था कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से ही बंगाल का गवर्नर गवर्नर जनरल कहलाया जाने लगा, और ये कब तक था, 1833 तक, यानी 1833 तक। तो यहाँ तक के गवर्नर जनरल की चर्चा आज हम लोग करेंगे, जिसमें पहला नाम है वारेन हेस्टिंग का दोस्तों। तो वारेन हेस्टिंग का नाम आप लोगों ने सुना होगा। वारेन हेस्टिंग ने क्या कार्य किए थे, वारेन हेस्टिंग का क्या योगदान रहा है। तो यानी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, यानी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के पहले वारेन हेस्टिंग एक तरह से कह सकते हैं बंगाल का अंतिम गवर्नर था। और 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आने के पीछे कारण क्या था, यानी कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के ऊपर जो दबाव और साथ साथ ब्रिटिश पार्लियामेंट यानी ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल स्थापित करने के लिए ही यह जो एक्ट लाई थी। कौन सा, यह 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी दोस्तों। क्या हुई थी,
सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे बनाए गए थे। और भी बहुत सारे, जैसे कि अब बंबई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी की भी देख रेख कौन करेगा? बंगाल का गवर्नर जनरल करेगा दोस्तों। और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? यही वॉरेन हेस्टिंग्स साहब थे, यह ध्यान रखेंगे। और जैसे कि इनमें इनके कार्यकाल में अगर बात की जाए तो यह 1785 तक इनका कार्यकाल, इनके में द्वैत शासन प्रथा को समाप्त कर प्रत्येक जिले में फौजदारी और दीवानी अदालतों की स्थापना की, उच्च न्यायालय बताया ही स्थापना की ही। इनके समय में ही प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, पिट्स इंडिया एक्ट, इसमें जो कमियां रही पिट्स इंडिया एक्ट आया, इसमें मतलब पॉलिटिकल इश्यूज और जैसे कहते हैं ना राजस्व मामले कह सकते, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखते थे, ये ध्यान रखिएगा। तो अब इसमें आंग्ल मराठा, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध वॉरेन हेस्टिंग के समय में ही लड़ा गया था। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो कि सालबाई की संधि से समाप्त हुआ था। फिर दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो है आंग्ल मराठा, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि मंगलौर की संधि द्वारा समाप्त, ये किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? मंगलौर की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था दोस्तों। इसने कलकत्ता में प्रथम मदरसा की भी स्थापना की थी। पिट्स इंडिया एक्ट बताया ही दोस्तों। पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में इस्तीफा देकर वॉरेन हेस्टिंग 1785 में इंग्लैंड पहुंचा। तब बर्क द्वारा उन पर महाभियोग लगाया गया। हालांकि ब्रिटिश पार्लियामेंट में यह महाभियोग 1788 से 1795 ईस्वी तक चला, परंतु अंत में उन्हें आरोपों से मुक्त कर दिया गया। फिर कुछ समय के लिए कार्यवाहक गवर्नर जनरल सर जॉन मैकफर्स बने दोस्तों। यह जो है इन्हें अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। और उसके बाद जो आते हैं बहुत ही चर्चित हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस दोस्तों। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा एवं पुलिस व्यवस्था का जनक कहा जाता है। कॉर्नवालिस कोड इन्होंने दिया था दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। 1793 में कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा में भूमि कर से संबंधित, याद रखना लैंड टैक्स से संबंधित स्थायी बंदोबस्त पद्धति जिसे कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट लागू किया, जिसके तहत जमींदारों को अब भू राजस्व का 90% कंपनी को 10% अपने पास रखना था। कॉर्नवालिस ने जिले में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को इसका इंचार्ज भी बनाया था। और दोस्तों तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कॉर्नवालिस के समय में ही 1790, याद रखना 1790-1792 के बीच हुआ था। तीसरा यह जो है ध्यान रखेंगे किसके? कॉर्नवालिस के। तो यह चारों बिंदु। अब आते हैं लॉर्ड वेलेजली, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि बीच में सर जॉन सोर भी आए थे थोड़ी देर के लिए। हस्तक्षेप की नीति व खारदा का युद्ध, उनका मैंने यहाँ पर नाम नहीं दिया, चाहे तो बीच में यहाँ डाल सकते हैं। सर जॉन सोर्स आए थे, फिर सर अलर्ड क्लार्क भी आए थे अस्थायी गवर्नर जनरल। तब उसके बाद लॉर्ड वेलेजली आए। इन्हें बंगाल का शेर कहा जाता था। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि पद्धति, सहायक संधि नाम आए तो लॉर्ड वेलेजली का ही नाम आता है, इन्होंने परिचय कराया था दोस्तों। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में लॉर्ड वेलेजली ने ही किया था दोस्तों, याद रखिएगा। वेलेजली के समय में हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, जोधपुर, जयपुर, बूंदी, भरतपुर और पेशावर में सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। और दोस्तों वेलेजली के काल में ही चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799, याद रखिए ना दोस्तों, 1799 में चौथा जो है 1799 में आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था। इनके शासनकाल में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 के बीच में हुआ था, ये भी बिंदु याद रखना। इसके बाद आते हैं लॉर्ड मिंटो साहब। हालांकि बीच में थोड़ी देर के लिए फिर कॉर्नवालिस साहब आते हैं। मुख्य घटना थी कॉर्नवालिस का दूसरा काल शुरू हुआ, लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु हो गई। फिर जॉर्ज बार्लो साहब आते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, हाँ उनके समय में याद रखना बेल्लौर में सिपाही विद्रोह हुआ था। इस तरह से फिर लॉर्ड मिंटो यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए यहाँ से प्रश्न जहाँ से प्रश्न बनते हैं उन्हीं को हमने उठाया है दोस्तों। तो इसमें बात आती है कि यह लॉर्ड मिंटो साहब 1807 से 1813 तक थे, यानी अमृतसर की संधि एवं चार्टर एक्ट इनके कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटना थी। यानी 1813 चार्टर एक्ट में क्या किया गया था? भारतीयों को शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया आवंटित किया गया था दोस्तों। तो मिंटो के काल में ही यह पास हुआ था। 1809 में रणजीत सिंह
एवं लॉर्ड मिंटो के मध्य मध्यस्थता हुई थी अमृतसर की संधि में, ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। फिर इसके बाद जो महत्वपूर्ण आते हैं लॉर्ड हेस्टिंग, हालांकि मार्क्विस हेस्टिंग इनको या लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में 1814 से 1816 के बीच में एंग्लो नेपाल वार, दोस्तों एंग्लो नेपाल वार युद्ध और सुगौली की संधि जो आज तक चर्चा में बनी रहती है 1816 में, इसमें नेपाल के अमर सिंह को आत्मसमर्पण करना पड़ा था और सुगौली की संधि हेस्टिंग और गोरखा लोगों के बीच हुई थी, इसे आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ और इसी संधि के कारण वर्तमान भारत और नेपाल के बीच काला पानी सीमा का विवाद आप देख ही रहे हैं कि लगातार इस पर चीन और उसकी सहायता कर रहा है। तो सुगौली की संधि के द्वारा काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना स्वीकार किया गया और इस संधि के द्वारा अंग्रेजों को शिमला, मसूरी, रानीखेत और नैनीताल प्राप्त हुआ था। हेस्टिंग के ही कार्यकाल में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध भी हुआ था दोस्तों, यह ध्यान रखिएगा। और 1818 में हेस्टिंग ने पेशवा का पद ही समाप्त कर दिया और 1817-18 में ही इसने पिंडारियों का दमन किया था, जिसमें नेता चीतू, वासिल मोहम्मद और करीम खान थे दोस्तों। और हेस्टिंग ने 1799 में प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया था। इसी के समय में 1822 में याद रखना दोस्तों टेनेसी एक्ट काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ था। फिर इसके बाद लॉर्ड एल्महर्स्ट, याद रखना पहला बर्मा युद्ध, हालांकि जॉन एडम्स भी आए थे, अस्थायी उनको नियुक्त किया गया था। तो इनके लॉर्ड एल्महर्स्ट इंपॉर्टेंट है। आंग्ल बर्मा युद्ध यानी 1824-1826 को प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा गया था। 1825 में ब्रिटिश सेना के सैनिक कमांडर ने बर्मा सेना को परास्त कर 1826 में यांडबू, याद रखिएगा यांडबू की संधि, ये सब एग्जाम में आ जाते हैं, ध्यान रखना दोस्तों। यांडबू की संधि 1826 में की और 1824 में इन्हीं के समय में ही बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी इन्हीं के समय में हुआ था। कब? 1824 में दोस्तों। फिर उसके बाद विलियम वटर्थ वेले आए, फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक, इसीलिए बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को कहा जाता है। 1803 में मद्रास के गवर्नर की हैसियत से भारत आया और 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ही बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहलाया जाने लगा। इनके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। तो इस तरह से यह बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में संक्षिप्त में बताया और यह आपके आगामी परीक्षा के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। अब बढ़ते हैं आप लोगों के सेक्शन में जो कि बहुत ही अच्छा उत्तर दे रहे हैं। आज उत्तर देने वालों में हैं मोनी गुप्ता, सुकन्या जेना, रुपिंदर कौर, निखत प्रवीण, विशाल कुमार, फैजल अमीन, सुकेश कुमार चौरसिया, एजाज डार, शिवजी गारे, मिली, सत्यम चौधरी, किरण मिश्रा, खेतेश मंसूरिया, राजेश कुमार, सूरज उपाध्याय, सौरभ चौधरी, इतने लोगों ने कमेंट और उत्तर दोनों दिए हैं। अब आज थोड़ा सा कम लोगों ने उत्तर दिया, आशा करता हूं कि अगले दिन आप लोग ज्यादा से ज्यादा उत्तर देंगे। आज आप लोगों के सामने पहला प्रश्न है, आदिवासी सहकारी विपणन संघ भारत का मुख्यालय नहीं जो है उसको कहेंगे, ध्यान रखेंगे, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया सिचुएटेड कहाँ? मुंबई में इसका मुख्यालय है कि नई दिल्ली में, पटना में कि चेन्नई में? आदि महोत्सव चल रहा है। भारत में वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन के लिए पहला केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? चेन्नई में, गोवा में, उदयपुर में या रांची में? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा के नए कार्यवाहक प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? भाव्या लाल, अनीता सेन गुप्ता, सुरेश कुलकर्णी या नेहा लाल? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के रूप में चुना गया? आधार, नारी शक्ति, आत्मनिर्भर या आत्मसम्मान? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की किस मोटर कंपनी ने सॉफ्टवेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सहयोग के लिए अल्फाबेट इंक के गूगल के साथ हाथ मिलाया है? फोर्ड मोटर्स, जनरल मोटर्स, टेस्ला या ड्रैको मोटर्स? और अगला प्रश्न है, द लिटिल बुक ऑफ इनकाउंटर के लेखक कौन हैं? दलाई लामा, शशि थरूर, विक्रम सेठ या लोटे श्रोएडिंग? और सातवां प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिक या कर्जन? नेक्स्ट है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल 2021 में
पहुंचने वाली किस देश की पहली टीम बन गई है फाइनल में? ये ध्यान रखेंगे, फाइनल 2021 में न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, भारत या ऑस्ट्रेलिया। और दोस्तों 9वां प्रश्न है, भारत ने किस खाड़ी देश में वैक्सीन पहुंचाई? ओमान, यमन या संयुक्त अरब अमीरात, इराक। और अंतिम प्रश्न है, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों लॉर्ड मिंटो प्रथम, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक या जॉन सोर। इन प्रश्नों के उत्तर जरूर दीजिएगा आप लोग, पहले खबर को सुनिएगा फिर उत्तर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।